सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कैसे चल रही भाई आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद है बढ़िया चल रही होगी। और जैसा कि भाई आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग मैं 14 से 15 बेटा महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को करा दिए एक लेक्चर के अंदर। दूसरा लेक्चर आज बेटा लेकर आए हुए हैं। उस वीडियो की भी जो लिंक है बेटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, चिंता मत करना, ठीक है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना कि भाई अगर आप लोग 2024, 2025 और 2023 के न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार हाँ सर लिख देना है। लगभग में आप लोगों की कम से कम बेटा कमेंट 50 होनी चाहिए। जैसे बेटा आप लोगों की 50 कमेंट पार होंगे, हम बेटा आप लोगों के सामने न्यूमेरिकल्स की सीरीज ले आएंगे पूरा एक ही बार में। 2023, 2024 और 2025 के अनसॉल्व पेपर से आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करा देंगे, ठीक है। एक भी प्रश्न आप लोगों का बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आओ आज के लेक्चर के अंदर लगभग में 15 से 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं महत्वपूर्ण, और एक लेक्चर और आएगा, ठीक है। और इसी के साथ आपकी पूरी फिजिक्स भी बेटा क्या हो जाएगी, समापन हो जाएगी। और केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक भाग में केवल आपके 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उपसय संयोजक यौगिकों का दैनिक जीवन में महत्व, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा हम कराएंगे। आप लोग बस लगातार क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। चलिए आओ, सबसे पहला बेटा टॉपिक हम आपसे पूछना चाह रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। भाई बताओ विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। पहला टॉपिक भाई आपसे एक सूक्ष्म टॉपिक पूछा गया है कि भाई बताओ विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो आप बोलोगे कि सर परिमाण में समान होने चाहिए किंतु विपरीत प्रकार के दो आवेशित कण एक दूसरे से अति लघु दूरी पर स्थित हो तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव। क्या बताया आपने बेटा, यहां पर दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु ए एक बिंदु बी, दोनों पर मैंने बोला आवेश रख दिया, ठीक है। दोनों पर आपने परिमाण में कैसे रखे, समान आवेश रखे हैं। लेकिन बेटा यहां पर कैसे होने चाहिए, विपरीत, एक प्लस का और एक माइनस का। और ध्यान रखना दोनों ये आवेश बेटा एक दूसरे से अति लघु दूरी पर स्थित हो, अति लघु दूरी पर स्थित हो तो ऐसा निकाय क्या बन जाता है, विद्युत द्विध्रुव। ध्यान रखना है विद्युत द्विध्रुव में जो भी दूरी मापते हैं बेटा वो कहां से मापते हैं, मध्य बिंदु से। मान लिया मध्य बिंदु 20 से ओ से और बी तक की दूरी अगर एल है तो ओ से और ए तक की दूरी बेटा कितनी हो जाएगी, एल। तो विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी बेटा टोटल कितनी होती है, 2l। विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी बेटा कितनी होती है, 2l होती है। तो क्या परिभाषा लिखोगे, परिभाषा लिखोगे भाई परिमाण में समान, परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के, विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण, दो आवेशित कण एक दूसरे से अति लघु दूरी पर स्थित हो, अति लघु दूरी पर स्थित हो, दूरी पर स्थित हो तो ऐसा निकाय, तो ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। परिभाषा बेटा आपको देनी है, ध्यान रखना है। अब यहीं पे आपसे पूछ ले बेटा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आपसे बेटा क्वेश्चन अब क्या पूछ लिया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो आप बोलोगे जो विद्युत द्विध्रुव में किसी भी एक कण का परिणामी आवेश
किसी भी एक कण के आवेश का मान, वैद्युत द्विध्रुव में किसी भी एक कण के आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इनके गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बताया? वैद्युत द्विध्रुव में किसी भी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इनके गुणनफल को क्या कहते हैं भाई? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी राशि कैसी है भाई, तो राशि ये बेटा कैसी है? सदिश है। अगर राशि सदिश है तो फिर बेटा इसकी जो दिशा है वो दिशा किधर होगी? तो इसकी बेटा दिशा होगी, यहां पर ध्यान रखना, दिशा किधर होगी? माइनस क्यू आवेश से किधर होगी भाई? प्लस क्यू आवेश की ओर, प्लस क्यू आवेश की ओर ध्यान रखना है भाई। ठीक है, अगर हम बात करें इसके मात्रक की, तो आप लोगों से बेटा ये मात्रक भी पूछा जाता है इसका। आवेश का मात्रक क्या होता है भाई? कूलाम। इनटू में है, इनटू, और दूरी का मात्रक क्या है भाई? मीटर। तो कूलाम इनटू में मीटर। आपसे बेटा विमा पूछ ली जाए, आपसे क्या पूछ लिया है भाई? विमा। आवेश की विमा होती है बेटा AT और दूरी की विमा है भाई L। तो इसे क्रम से लिख दो, क्रम से लिख दो भाई। यहां पर MLTA, M बेटा 0 है, L बेटा हमारे पास 1 है, T 1 है और A हमारे पास कितना है? 1 है। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे? परिभाषा। परिभाषा लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव में, वैद्युत द्विध्रुव में, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का मान, आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन बेटा वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से, यहां से जितना प्रश्न बनना था वो आपको करा दिया है, नोट कर लीजिए भाई इसको। इसके बाद भाई अगली हेडिंग है नंबर दूसरी बेटा, आपसे बोर्ड एग्जाम में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर पूछ सकता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपसे पूछ सकता है किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ध्यान रखना, पूछ सकता है आपसे बेटा बोर्ड एग्जाम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलिए तो देखो यहां पर सबसे पहले क्या है? किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो यहां पर बेटा एक बनाएंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव आपको पता है किससे मिलकर बना है? माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। वैद्युत द्विध्रुव में जो भी दूरी मापते हैं मध्य बिंदु से मापते हैं। मध्य बिंदु O से और B तक की दूरी बेटा कितनी है? L। तो O से और A तक की दूरी बेटा कितनी हो जाएगी? ये भी L हो जाएगी। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव बना लिया, किसमें? अच्छी स्थिति में। तो दोनों आवेशों को मिलाकर जाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाकर जाने वाली रेखा, ये बन गया अच्छी स्थिति। और अच्छी स्थिति में बेटा हम क्या ले लेंगे? एक बिंदु ले लिया P, और इसी बिंदु P पर हमें गणना करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ये जो बिंदु P है वो मध्य बिंदु बेटा O से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। ठीक है, अब हम आपसे पूछेंगे कि भैया माइनस क्यू आवेश से ये बिंदु P कितनी दूरी पर है? तो आप बोलोगे सर P से O तक की दूरी R और O से और A तक की दूरी कितनी है? L। तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? R प्लस L। कितनी हो जाएगी भाई? R प्लस L। यहां पर बेटा देखो बिंदु, अब मैं पूछा बेटा प्लस क्यू आवेश से और बिंदु P तक की दूरी, तो टोटल दूरी बिंदु P से और O तक की दूरी बेटा कितनी? R। R में से आपको L पता है, तो जब R में से बेटा आपको L पता है तो इसको हटा दो, बचेगी दूरी बेटा ये वाली। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला काम क्या करना है? पहला काम करना है भाई, पता करना है माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर कितनी वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता है। क्या लिखेंगे?
लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप बोलोगे सर E बराबर क्या होगा? E बराबर 1 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश। अब बात आ रही भाई कि यहां पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता तो बेटा क्या है? एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता क्या है भाई? एक सदिश राशि है। तो यहां पर माइनस और प्लस किसको दर्शाएंगे भैया? ये दिशा को बताएंगे कि माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बेटा वो अंदर की ओर होगी, और प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा किधर होगी? बाहर की ओर होगी। ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना है। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिधर आवेश होगा माइनस का उधर बिंदु P से, और प्लस के कारण बेटा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बिंदु P से जिधर प्लस होगा उसके विपरीत दिशा में बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं? माइनस और प्लस बेटा ये दिशा को बता रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे Q बट्टे R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब आवेश से और बिंदु P तक की दूरी कितनी है? आप बोलोगे सर R प्लस L, और इसके ऊपर क्या लगेगा भाई? स्क्वायर। ठीक है, अब इसी प्रकार बेटा लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे E1 मानो बेटा, इसको E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। माइनस और प्लस बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बता रहे हैं। यहां पर Q अपॉन प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी बेटा R माइनस L, और इसके ऊपर बेटा क्या? स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है। हम निकालना चाहेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कहानी बेटा, कहानी क्या होगी समझो। जब वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रताएं बेटा विपरीत दिशा में हो, डायरेक्शन बेटा कैसी हो? वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता की दिशा बेटा एक दूसरे के विपरीत है, तो इनके बीच में आ जाता है अंतर। अंतर का मतलब बड़े में से छोटे घटा दो। अब बेटा किसकी वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्यादा होगी और किसकी कम होगी? दूरी ऋणात्मक है, वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता अधिक होगी। दूरी में बेटा कमी आ रही है, दूरी क्या हो रही? कमी आ रही है, वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता अधिक। दूरी ज्यादा हो रही है, वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कम। तो E2 में से बेटा घटा देंगे किसको? E2 में से घटा देंगे E1 को। अब E2 का मान लगाओ, यहां पर कितना लगाओगे? आप बोलो सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R माइनस के L, इसके ऊपर स्क्वायर माइनस। अब बेटा E1 का मान लगाओ, तो E1 का मान लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L, और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे? अब आप बोलोगे सर जो कॉमन दिखाई दे रहे उसको कॉमन ले लो। तो भाई दोनों जगह कौन दिखाई दे रहा है? एक तो दिखाई दे रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कौन दिखाई दे रहा है? Q। तो कोष्टक के अंदर यहां बेटा जब ये सब कुछ बाहर निकल चुका तो 1 बट्टे R माइनस L, इसका स्क्वायर, माइनस ये बेटा सब कुछ बाहर निकल चुका तो 1 बट्टे R प्लस L, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब कहानी क्या करनी है? कहानी ये करनी है भाई कि इसका ले लीजिए लासा। क्या लेंगे भाई? लासा लेंगे। तो यहां पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। लासा कितना आ जाएगा भाई? लासा आ जाएगा भाई R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। R माइनस L के होल स्क्वायर से R माइनस L का होल स्क्वायर कैंसिल, बचेगा R प्लस L, इसका स्क्वायर, चिन्ह माइनस का लगा दिया। R प्लस L के होल स्क्वायर से R प्लस L का होल स्क्वायर कैंसिल, बचेगा R माइनस L, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। देखो समझो भाई, ये देखो a माइनस बी a प्लस बी ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, लेकिन इनके ऊपर भी बेटा स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो भाई हमने भी चढ़ा दिया स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप बोलो सर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL एक कोष्टक में माइनस, अब दूसरे कोष्टक में बेटा a स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2RL। ठीक है, तो यहां से E बराबर बेटा क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। देखो इसे लिख लेंगे बेटा r की पावर 2 दूनी 4 माइनस l की पावर 2 दूनी 4। अब देखो इसको बेटा इस माइनस का जब इस कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई करोगे सभी चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस के बेटा ये प्लस का ये भी प्लस का, दोनों माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर माइनस के 2RL। ठीक है, तो यहां से कहानी क्या होगी, कहानी ये होगी कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब सुनो, ये आर स्क्वायर बेटा प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल, एल स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है भाई कैंसिल, तो यहां पर कितना होगा 2RL बेटा ये हो गया 4RL बट्टे। अब सुनो इस r की तुलना में ये दूरी कैसी है, बहुत ही सूक्ष्म है। हम बेटा चित्र बनाया हुआ है, चूंकि बेटा हमने परिभाषा बताई है दोनों आवेश बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर स्थित है, तो r की तुलना में l बहुत ही सूक्ष्म है। अतः जब ये दूरी बेटा बहुत सूक्ष्म है तो इसको नगण्य मान के छोड़ने पर, जब इसको छोड़ दोगे तो बेटा होगा r की पावर बेटा कितना बचेगा 4। ठीक है, तो यहां से क्या होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, 4 को लिख लो बेटा 2 गुणा 2 RL बट्टे R की पावर 4 है, R इंटू में R क्यू, तो यहां से क्या होगा इस R से ये R कैंसिल, और देखो Q इंटू में बेटा 2L, Q इंटू 2L, Q इंटू में 2L। अभी बता के भाई कौन होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कौन होता है भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 और Q इंटू में 2L बेटा ये बन जाएगा P और बट्टे R क्यूब। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रा बेटा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब आपको इसके चित्र के बारे में थोड़ा सा लिखना होगा, वो कैसे लिखोगे समझो। माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी बेटा कितनी है 2L है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु O से अच्छी स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर किसकी गणना करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आप लोग बेटा इस तरीके से लिख देना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका। इसके बाद बेटा नंबर तीसरी हेडिंग, तीसरी बेटा डेरिवेशन आप लोगों के सामने महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। मैंने बोला या तो भाई आपसे पूछ लिया जाएगा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, या आपसे पूछ लिया जाएगा भाई निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी गणना करनी है। देखो सबसे पहले क्या बनाओ भाई, वैद्युत द्विध्रुव बनाओ। पहला काम क्या है भाई, पहला काम भाई वैद्युत द्विध्रुव बनाओ। ठीक है, जो मिलकर बना होता है माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से। ये बहुत दूरी पर दिखाई दिए रख दिए हैं, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म दूरी पर स्थित है। ठीक है, और ये बिंदु ए है और ये बिंदु हमारा बी। वैद्युत द्विध्रुव में जो भी दूरी मापते हैं कहां से मापते हैं, मध्य बिंदु से। तो मध्य बिंदु ओ से और बिंदु बी तक की दूरी बेटा एल मान ली, तो ओ से और ए तक की दूरी बेटा कितनी होगी एल। ये बात होगी किसकी, वैद्युत द्विध्रुव की। निरक्षी स्थिति में भाई पूछ रहा है, अगर आप दोनों आवेशों को मिलाकर जाने वाली रेखा खींच दोगे अच्छी स्थिति, तो और निरक्षी स्थिति बेटा दोनों आवेशों के लंबवत होकर जाने वाली रेखा। तो इसके मध्य बिंदु O से मान लिया ये बेटा कौन है, निरक्ष है। ये भाई कौन है, निरक्ष है।
तो इसमें बेटा निरक्षीय स्थिति में आपने बिंदु P ले लिया, पर कितनी दूरी पर? तो आप बोले सर मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P ले लिया। कितनी दूरी पर लिया भाई? R दूरी पर बिंदु P ले लिया है, और इसी बिंदु P पर हमें किसकी गणना करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। किस किस आवेश के कारण? आप बोले सर प्लस Q आवेश के कारण, तो भैया हमें इसको मिलाना होगा। आप बोलोगे सर माइनस Q आवेश के कारण, तो भाई हमें इसको भी मिलाना होगा। ठीक है, तो माइनस Q और प्लस Q आवेश, दोनों आवेशों के कारण निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, और जिस पर आपको किसकी गणना करनी है भाई? आपको गणना करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, कैसी राशि है भाई? सदिश राशि है, तो भैया यहां पर प्लस और माइनस ये दिशा को बताएंगे। तो माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिधर माइनस का आवेश होगा उधर, और इस बिंदु से बेटा प्लस इधर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके विपरीत इधर। ठीक है, तो माइनस के कारण बेटा हमने मान लिया E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और प्लस के कारण बेटा हमने E2। आप बोलो सर इस रेखा को और आगे बढ़ा सकते? बिल्कुल बढ़ा सकते भाई, इस तरीके से। ठीक, हमने इन दोनों के बीच में डाल दिया बेटा एक लंब, खींच दिया। ठीक है, ये एंगल बेटा थीटा है, मान लिया ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी बेटा कितना होगा? थीटा होगा। ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। अब आप लोगों ने बेटा एक वेक्टर रूल्स पढ़ा होगा। वेक्टर रूल्स क्या है? देखो यहां पर ये बेटा हमारे घटक हैं, ठीक है, और ये परिणामी घटक है, ये एंगल थीटा है, ये हमारा परिणामी घटक है। कौन सा है? परिणामी घटक। जब इस घटक को आप बेटा थीटा कोण पे अंदर की ओर लेकर जाओगे तो कोण हमेशा कौन सा लोगे? कॉस, और थीटा से दूर जाओगे तो कोण कौन सा लोगे भाई? साइन। ध्यान रखो, जब घटक को आप थीटा कोण पे अंदर की ओर लेकर जाओगे तो कॉस, और थीटा से दूर लेकर जाओगे तो साइन। ठीक है, अब देखो अभी इस घटक की डायरेक्शन बेटा ये है, ठीक है, इसको घुमा के बेटा हम इसके समांतर कर दे रहे हैं, यानी अब घटक की पहले घटक बेटा E2 यहां था, अब इसकी पोजीशन यहां आ गई। तो आप बोलोगे कि ये घटक थीटा कोण पे आप अंदर की ओर लेकर जा रहे हो, तो अंदर की ओर ले जाओगे तो बेटा हम यहां पर क्या लगाएंगे? कॉस थीटा, और इस घटक को बेटा आप अभी डायरेक्शन ये है, घुमा के इसके समांतर कर दिया, अब घटक ये आ गया। तो आप बोलोगे सर थीटा से दूर जा रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या लिखोगे? साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार ये घटक बेटा घुमा के हमने बेटा इसके समांतर कर दिया इधर। ये घटक इधर था, हमने घुमाया, घुमा के इधर कर दिया, ये घटक की पोजीशन हम यहां ले आया। तो आप बोले सर थीटा कोण पे अंदर की ओर लेकर जा रहे हो, तो लगाओ कॉस थीटा। लेकिन जब आप अभी घटक बेटा डायरेक्शन ये थी, ठीक है, इधर पोजीशन थी, हमने घुमा के इसके समांतर कर दिया। तो आप बोलोगे अब सर लगाओ यहां पर कौन आ जाएगा? अब लगाओगे भाई यहां पर आ जाएगा, अब ये घटक यहां आ चुका, तो ये बेटा अब आ जाएगा यहां पर एंगल साइन थीटा। ठीक है, जब आप बेटा थीटा कोण पे अंदर की ओर लेकर जाओगे घटक को कॉस, थीटा से दूर लेकर जाओगे साइन। घटक को बेटा थीटा कोण पे अंदर की ओर लेकर जाओगे कॉस, दूर लेकर जाओगे साइन। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहे हैं भाई कि माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी और प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी बताओ। कैसे बताओगे? तो आपको बेटा देखो यहां पर ये एंगल थीटा और ये एंगल बेटा थीटा। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा कौन होती है? लंब। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा बेटा कर्ण, और आपको बेटा क्या बताना है? कर्ण ही बताना है। और यहां पर 90 अंश के सामने वाली भुजा बेटा कौन होती है? कर्ण। आपको क्या बताना भाई? कर्ण ही बताना है। तो कर्ण बराबर क्या होगा? अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये बेटा कौन होगा? ये आप बोलोगे सर ये तो आधार हो गया। ये कौन हो गया भाई? आधार। चलिए, तो कर्ण बराबर लंब, लंब बेटा हमारा कौन है? आर, तो आर का स्क्वायर प्लस आधार, आधार हमारा कौन है? तो एल का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार बेटा कर्ण बराबर लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार बेटा हमारा ये रहा, तो इसका स्क्वायर एल का स्क्वायर। तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले लिखोगे बेटा किसके कारण? पहले लिखोगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण कहां पर बेटा? बिंदु P पर, बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, किसी बिंदु पर बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, भैया प्लस माइनस ये दिशा को बताएंगे, बट्टे आर स्क्वायर, माइनस क्यू आवेश से और बिंदु P तक की दूरी, तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसके ऊपर बेटा क्या हो जाएगा स्क्वायर, दूरी का वर्ग। ठीक है, इसी प्रकार बेटा क्या लिखेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बेटा प्लस क्यू आवेश से और बिंदु P तक की दूरी, आप बोलोगे सर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर। अब चूंकि बेटा देखना E1 और E2 दोनों के मान कैसे है बेटा बराबर है, आप बोलो सर E1 और E2 दोनों के मान बेटा कैसे है बराबर है, E1 और E2 दोनों के मान कैसे हैं बराबर हैं। तो देखो यहां पर क्या होगा, तो बेटा यहां पर अब क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे बेटा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप बेटा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझो, यहां पर देखो ये साइन वाले जो घटक हैं वो एक दूसरे के बेटा विपरीत हैं, साइन वाले जो घटक है वो एक दूसरे के कैसे विपरीत हैं, तो विपरीत है तो भैया इनमें क्या आ जाएगा अंतर, तो E1 साइन थीटा डिफरेंट E2 साइन थीटा। लेकिन आपको पता है भाई कि E1 और E2 दोनों के मान बराबर हैं, तो आप बेटा E1 की जगह E2 लगा दीजिए, तो E2 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा, तो आप बोलोगे सर ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर जो साइन का घटक होगा वो कैसा होगा, साइन का घटक होगा वो कैसा होगा भाई, यहां पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई यहां पर जब दो समान घटक एक दूसरे के विपरीत है तो उनका जो परिणामी बेटा मिलेगा वो कितना मिलेगा 0। अब बेटा यहां पर क्या होगा, जब दो समान घटक एक ही दिशा में है, दो समान घटक बेटा एक ही दिशा में है तो उनके भी वे क्या हो जाते बेटा जुड़ जाते हैं, विपरीत दिशा में तो अंतर आ जाता है। ठीक है, इतनी चीज को आप लोग ध्यान रखना है। चलिए तो यहां पर क्या होगा, साइन वाले तो बेटा कैंसिल हो गए क्योंकि भैया इनके बीच में डिफरेंट आ गया था। ठीक है, कॉस वाले क्या हो जाएंगे बेटा जुड़ जाएंगे, तो आप बोलोगे सर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, आप बोले सर E1 की जगह हम E2 लगा सकते हैं, चाहे E2 की जगह E1 लगा दो, किसी को लगा दो, तो यहां पर E1 की जगह लगा दिया E2 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। तो होगा क्या, E2 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा कितने बार है बेटा, ये 2 बार, तो 2E2 कॉस थीटा। ठीक है, 2E2 कॉस थीटा। अब क्या होगा, अब बेटा इस E2 का मान यहां पुट कर दीजिए, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 2 इंटू में E का मान बेटा लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे बेटा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसका स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़ के आए हैं LAL बट्टे KA, तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर बेटा क्या लगाओगे, आधार बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या लगाओगे, आधार बट्टे कर्ण, स्क्वायर से अंडर रूट हटा दो, तो यहां पर बेटा क्या होगा, E बराबर 2 इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, और आधार बेटा इसके अंदर आधार देखो ये लिखा हुआ है L बट्टे कर्ण ये लिखा हुआ है, रूट का मतलब बेटा आधी घात, रूट का मतलब बेटा क्या ध्यान रखना आधी घात, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट ना लिख के हम बेटा इसके ऊपर 1/2 को। ठीक है, कुछ नहीं बेटा इसकी पावर 1, ये 2 बेटा यहां पर L के पास भेज दो,
2 को बेटा L के पास भेज दोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में बेटा 2L बट्टे, अब एक में बेटा जब आप 1/2 जोड़ोगे 1 प्लस 1/2, 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो यहां से बेटा क्या होगा, आप बोलो सर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, ये बन जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q इंटू 2L बन जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब सुनो, इस R की तुलना में ये दूरियां बहुत ही सूक्ष्म है, चित्र में समझाया गया है, दूर दूर रख के लिए बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर है, तो R की तुलना में L बहुत ही सूक्ष्म है, अतः L को नगण्य मान के छोड़ने पर जब इसको आप छोड़ दोगे तो R स्क्वायर की पावर बेटा बचेगा 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, E बराबर बेटा फॉर्मूला मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। ठीक है, मात्रक बेटा न्यूटन प्रति कूलम। तो आपको बेटा अच्छी स्थिति भी निरक्षी स्थिति भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बेटा कंप्लीट करा दिया, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे टॉपिक करा रहा हूं। इसके बाद भाई आपके सामने बेटा चौथा क्वेश्चन बेटा ये क्या है, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार पूछा गया आपसे। इसके बाद एक बेटा पूछा जाता है गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के एक रेखीय आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 2 क्वेश्चंस बेटा आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आप लोगों को हमने करा दिया है गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कराई दी बेटा। ठीक है, खोखले आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ये भी कराई दिया है। चलो इसको देखते हैं। पहले देखो, सबसे पहले भाई क्या लेंगे, आप एक समतल चादर लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, एक समतल चादर ले लेंगे भाई। ठीक है, एक समतल चादर, ये भाई हमने ले ली समतल चादर, और इसको हमने क्या करना शुरू कर दिया भाई, आवेशित। इसको भाई हमने आवेशित करना शुरू कर दिया, यानी हमने बेटा इसको +Q आवेश दे दिया। ठीक है, अब गॉस की प्रमेय बेटा आपको पता होने चाहिए किस पे लागू होती है। भाई गॉस की प्रमेय भी आपको करा दी, इसके नियम की उत्पत्ति भी करा दी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए भाई गॉस की प्रमेय किस पर आधारित है, बंद पृष्ठ पर आधारित है। गॉस की प्रमेय बेटा किस पे आधारित है, बंद पृष्ठ। तो भाई हम इसमें क्या करेंगे, एक बंद पृष्ठ का निर्माण करेंगे। तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, इस मान लो ये बेटा हमारी चादर है, ठीक है, और इस चादर को बेटा हम क्या मानेंगे, समाक्ष मानकर इससे बेटा हम क्या कर देंगे, एक बेलन को आर पार कर देंगे। किसको, एक बेलन को इससे आर पार कर देंगे। चलिए, तो यहां से कहानी क्या होगी बेटा, यहां से चलिए बेलन को बनाते हैं। यहां से भाई किसको बना रहे हैं, बेलन को। ये भाई बेलन बन गया। ठीक है, अब बात करेंगे इस बेलन के कितने पृष्ठ होते हैं, बात करेंगे इस बेलन के कितने पृष्ठ सरफेस होती हैं, कितने सरफेस या कितने पृष्ठ हो गए। तो आप बोलोगे सर एक पृष्ठ हमारा ये रहा, आप इसको आगे की ओर बढ़ा सकते हो, यानी इसे बना दो सरफेस 1। इसी प्रकार बेलन का बेटा एक पृष्ठ ये रहा, आप बेटा इसको इधर बढ़ा सकते हो, इस पृष्ठ को आप बेटा इधर बढ़ा सकते हो, इस पृष्ठ को आप इधर बढ़ा सकते हो। ये बेटा इसका कौन सा हो गया, दूसरा सरफेस। लेकिन बेटा इसके साथ साथ इसकी मोटाई भी तो बेटा बढ़ा सकते हो, तो बेटा ये तीसरा इसका हो जाएगा वक्र पृष्ठ, ये बेटा सरफेस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बेलन के बेटा कितने पृष्ठ होते हैं, 3 पृष्ठ होते हैं। कितने, 3। ठीक है, 2 बेटा ये हमारे समतल पृष्ठ और एक बेटा हमारा ये वक्र पृष्ठ। ठीक है, ध्यान रखना है। अब कहानी क्या होगी भैया, +Q आवेश के कारण अब इस प्लेट पर बेटा एक समान रूप से आवेश वितरित है। तो आवेश वितरित है भैया, तो पृष्ठ से बाहर निकलेंगी वैद्युत बल रेखाएं, पृष्ठ से बाहर निकलेंगी वैद्युत बल रेखाएं। तो अब आपसे मैं पूछेंगे भाई, ये पृष्ठ है और इसको आपने बेटा एक समान रूप से आवेशित कर दिया, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता की दिशा किधर होगी, प्लस के कारण बेटा बाहर की ओर इधर हो सकती है, बाहर की ओर इधर हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर कहानी क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बेटा बाहर की ओर इधर हो सकती है, बाहर की ओर बेटा इधर हो सकती है।
ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरह से। पहला पॉइंट। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है संपूर्ण बेलन से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। मैंने क्या बताया? मैंने बताया भाई हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है भाई संपूर्ण बेलन के पृष्ठ से, बेलन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। वैद्युत फ्लक्स फाई निकालना है, फाई ए निकालना है पहले, क्योंकि भैया इससे वैद्युत बल रेखा पृष्ठ से जब वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं तो बन जाता है वैद्युत फ्लक्स। अब भाई संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल निकालना है, तो यह बहुत बड़ा कार्य हो गया। तो आपके सामने बेटा 3 पृष्ठ हैं, सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3। इन तीनों सरफेस से क्या ले लो? सूक्ष्म खंड से पता करिए कि भाई कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, और उन सबको बेटा क्या कर दीजिए? समाकलन कर दीजिए सबका। और समाकलन करने के बाद जब आप उन सबको बेटा जोड़ दोगे तो आपको पता लग जाएगा बेटा संपूर्ण भाग से वैद्युत फ्लक्स कितना है। मतलब आप बेटा इस पे क्या ले लो? इस सरफेस पे बेटा एक अल्पांश भाग ले लिया। पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल a है, पूरे बेलन का क्षेत्रफल a है, तो इसका आपने बेटा एक छोटा सा हिस्सा लिया, तो बेटा यहां पर क्या हो गया? ये dA। इसी प्रकार बेटा आप इस सरफेस 1 पर एक छोटा सा हिस्सा ले लो, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल a है, तो इसके आगे बेटा क्या लगा दो? dA। पूरे पृष्ठ का बेटा क्षेत्रफल a है, आपने सरफेस 2 पर बेटा एक अल्पांश भाग लिया जिसका क्षेत्रफल बेटा क्या है? dA है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप करोगे सरफेस 1 से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, इसके अल्पांश भाग से, सरफेस 1 के अल्पांश भाग से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, इसका समाकलन करिए। फिर बेटा सरफेस 2 के अल्पांश भाग से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, इसका समाकलन कर दीजिए। सरफेस 3 के अल्पांश भाग से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, इसका समाकलन कर दीजिए। तो भाई इनके समाकलन करने से इन सरफेस पे बेटा पता लग जाएगा कितना वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, और इन सबको क्या कर देना? समाकलन करने के बाद जब आप इनको जोड़ दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? आप बेटा फॉर्मूला लगाओगे। सरफेस 1 फॉर्मूला लगाओ, डी फाई बराबर क्या होता है? ई इंटू में dA cos थीटा, प्लस सरफेस 2 पे बेटा फॉर्मूला लगाओगे E इंटू में dA cos थीटा, प्लस सरफेस 3 पर बेटा फॉर्मूला लगाओगे बेटा डी फाई बराबर E इंटू में dA cos थीटा। पहले तो बेटा यहां पर कहानी करना, क्या करोगे आप बेटा? सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3 के बेटा अल्पांश भाग से पहले पता करो कितना वैद्युत फ्लक्स है, उनका बेटा क्या कर दो? समाकलन। समाकलन करने के बाद जब आप जोड़ दोगे संपूर्ण भाग से पता लग जाएगा कितना वैद्युत फ्लक्स है। उसके बाद डी फाई बराबर E इंटू dA cos थीटा बेटा सब लगा दीजिए। उसके बाद अब क्या होगा? अब एंगल पता कर लो बेटा। देखो यहां पर पृष्ठ की डायरेक्शन भी बाहर की ओर, वैद्युत बल रेखा भी बाहर की ओर, बेटा सेम डायरेक्शन है, यहां पर सेम डायरेक्शन है, तो एंगल 0 बने। बनते वाला एंगल 0। सरफेस 3 पे देखो भैया, देखो यहां पर ये पृष्ठ की डायरेक्शन है और वैद्युत क्षेत्र की बेटा तीव्रता की दिशा बेटा इधर है, तो इसके बीच में बनने वाला एंगल बेटा कितना होगा? 90। कितना होगा भाई? 90। ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है और पृष्ठ बेटा इधर। ठीक है, इसी प्रकार देखो पृष्ठ की डायरेक्शन बेटा इधर, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की डायरेक्शन भी इधर, बेटा एंगल बेटा 0। तो आप देख रहे हो कि सरफेस 1 और सरफेस 2 पे एंगल बेटा 0 बन रहा है, और सरफेस 3 पर बेटा एंगल कितना है? 90 है। चलिए लगा दो यहां पर बेटा, सरफेस 1 पे लगाओ E इंटू में dA cos और थीटा की जगह बेटा 0 सरफेस 1 पे, प्लस इसी प्रकार बेटा सरफेस 2 पे लगा दो E इंटू में dA cos और सरफेस 2 पे बेटा एंगल कितना है? 0, प्लस सरफेस 3 पे देख लो बेटा E इंटू में dA cos
और बेटा सरफेस 3 पे एंगल कितना है 90, तो आप बोलोगे सर cos 90 का मान 0 होता है, तो बाबूजी ये तो 0 हो गया, ये भाई क्या हो गया 0, ठीक है। तो यहां पर और cos 0 का मान कितना होता है 1, ये भी 1 हो गया, cos 0 का मान 1 होता है, ये भी 1 हो गया। तो सरफेस 1 पे देख लीजिए e इंटू DA मिलेगा, प्लस सरफेस बेटा 2 पे बेटा क्या मिलेगा e इंटू में DA, लेकिन सरफेस 3 पर बेटा क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा, ठीक है। इससे वैद्युत फ्लक्स इतना, इससे इतना। अब क्या करना है e इंटू DA बेटा क्या हो जाएगा 2 e इंटू में बेटा क्या हो जाएगा DA, D किसके आगे लगा हुआ, A के आगे लगा हुआ है, D किसके आगे लगा हुआ भाई A के आगे, तो बेटा समाकलन E को बाहर निकाल लीजिए और D के सापेक्ष A का समाकलन बेटा आपको क्या मिल जाएगा A, D के सापेक्ष A का समाकलन A। तो आपने बेटा क्या निकाल लिया संपूर्ण भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब क्या करना है, अब लगाओ भाई गॉस की प्रमेय, किसको लगाओ गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से बेटा क्या होता है फाई ई बराबर क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2E इंटू में A, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये सिग्मा क्या है, वो सॉरी ये देखो, जब बेटा यहां पर एक पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो तो बन जाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और पृष्ठीय आवेश घनत्व लिखते हैं सिग्मा से, सिग्मा बराबर होता है सिग्मा बराबर Q अपॉन A। तो आप बेटा यहां से Q का मान निकाल लोगे तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू में A। तो इस Q का मान यहां पुट कर दो, Q का मान पुट करोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू में A बट्टे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2E इंटू में A। अब क्या होगा आप बोलो सर A से A कैंसिल, 2 गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो E बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपके लिए निकाल लिया बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब, अनंत समतल आवेशित चादर के कारण, ठीक है। आप लोग इस तरीके से करना है, चलिए इसकी शॉट ले लीजिए भाई इसका। इसके बाद भाई आप लोगों के सामने एक जबरदस्त क्वेश्चन है, डेरिवेशन के बीच में बेटा एक क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं जो आप लोगों को पूछा गया है। भाई कब पूछा गया है 2016 के अंदर आया हुआ था, 2020 में पूछा गया, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, फिर रिपीट बेटा 2025 में कर दिया गया। अब आप लोग ये मत सोचना कि भैया ये 2026 में क्वेश्चन नहीं आएगा, आ भी सकता है, ध्यान रखना बेटा ये जरूरी नहीं है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। चलिए आओ देखते हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है आवेश Q 2 खोखले संकेंद्री गोलों पर जिनकी त्रिज्याएं R1 व R2 है और R1 का मान ज्यादा है R2 से है, इस प्रकार वितरित किया जाता है ताकि उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व समान हो। गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। भैया आओ क्वेश्चन समझते हैं। देखो 2 गोले हैं बेटा यहां पर और दोनों का केंद्र बेटा एक ही है। पहले क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझो, आपको बोला गया भैया 2 गोले हैं, ठीक है, और दोनों का बेटा दोनों संकेंद्री हैं, दोनों का केंद्र एक ही है। मान लिया इसका बेटा केंद्र है वो O है, आप बेटा Q आवेश दोगे इनको, तो इस पर बेटा जो आवेश आया है वो Q1 होगा और इस पर बेटा आवेश कौन है हमारा Q2 है। इस पर आवेश बेटा Q1 एक समान रूप से फैल गया, इस पर आवेश बेटा Q2। उसके बाद इस गोले की जो त्रिज्या है बेटा वो R2 मान लिया और R1 बड़ा है बेटा, R1 बेटा R1 त्रिज्या बड़ी है R2 से, मतलब यहां पर ये वाली त्रिज्या है ये R1 है और इस वाले गोले की त्रिज्या है बेटा R2 है। इसका बेटा जब आवेश एक समान रूप से फैल जाएगा इस गोले पर तो बन जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसका बेटा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और इस पर बेटा ये आवेश जब फैल जाएगा तो इसका पृष्ठीय आवेश बेटा सिग्मा, इसका सिग्मा 1 मान लिया, इसका सिग्मा 2। लेकिन बेटा यहां पर बोल दिया गया, स्पष्ट बोल दिया गया भैया कि दोनों के पृष्ठ आवेश घनत्व कैसे हैं, बराबर है। चलिए तो आप बेटा पहला काम क्या करोगे, आपने कुल आवेश दिया था बेटा Q, कुल आवेश आपके पास Q था जो आपने 2 गोलों को बांट दिया Q1 और Q2 में, ठीक है। तो Q बराबर बेटा होगा Q1 प्लस Q2। पहला बेटा स्टेप को ध्यान रखोगे, ठीक है। अब चूंकि दोनों के क्या बराबर है भाई,
पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर है, पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर है। और भाई दोनों के जब पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर हैं तो सिग्मा बराबर बेटा किसके कर दो, सिग्मा 2 के, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 के। और सिग्मा बराबर क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए। तो Q1 बट्टे बेटा A1 बराबर Q अपॉन ए Q2 बट्टे A2। ठीक है, अब सुनो यहां पर A क्या है, आप बोलो सर ये तो गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा। A हमारा क्या होगा, गोले का क्षेत्रफल। तो यहां पर हो जाएगा Q1 बट्टे गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन बेटा यहां पर इसका बेटा R1 मान लो बराबर Q2 बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, बेटा यहां पर 2 मान लो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R1 बेटा ये R1 का स्क्वायर ये गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएगा। तो आप बोलो सर Q1 बराबर हो जाएगा Q2 इंटू में R1 का स्क्वायर बट्टे बेटा यहां पर कौन है, R2 का स्क्वायर। यहां तक कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर हो गई। अब इसका मान Q1 का मान समीकरण 1 में बेटा पुट कर दो। तो लगाओगे क्या लिखोगे, लिखोगे भाई Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, Q1 का मान भाई कहां रखोगे, समीकरण 1 में तो रखोगे भाई, तो क्या होगा यहां से देखो Q बराबर Q1 की जगह लगाओ Q2 इंटू में R1 का स्क्वायर बट्टे R2 का स्क्वायर। भैया किसकी जगह लगाया आपने, Q1 की जगह, प्लस में कौन है भाई, Q2 है। इस R2 का बेटा कुछ नहीं बट्टे इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो Q बराबर हो जाएगा Q2 का स्क्वायर, Q2 इंटू में R1 का स्क्वायर प्लस Q2 इंटू में बेटा R2 का स्क्वायर बट्टे बेटा कौन हो जाएगा, R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये भाग में है, दूसरी ओर जाके बेटा गुणा में हो गया, तो Q R1 का R2 का स्क्वायर बराबर दोनों जगह से बेटा कौन कॉमन आ जाएगा, दोनों जगह से बेटा Q2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो आप यहां से बेटा किसका मान निकाल लोगे, Q2 का, ये गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा Q2 बराबर Q R2 का स्क्वायर बट्टे बेटा यहां पर निकलाएगा बेटा यहां पर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। आपने बेटा किसका मान निकाल लिया, आप बोले सर हमने तो Q2 का मान निकाल लिया। तो आप इस Q2 का मान बेटा Q2 का मान निकाल लिया, आपको Q2 का मान पता लग गया। इस Q2 का मान उठाओ समीकरण 2 में पुट कर दो। Q2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए भाई रखो भाई Q2 का मान समीकरण 2 में, देखो तो आपको मिलेगा यहां पर बेटा Q1 बराबर कौन है आपको, Q2, और इस Q2 का मान जो निकाला वो यहां पुट कर दो। आप बोलोगे सर Q2 का मान निकाला है Q R2 का स्क्वायर बट्टे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये किसका मान निकाला भाई आपने, Q2 का, वो लगा दिया। इसके आगे बेटा लिखा हुआ है उसको भी तो लिखो, इसके आगे लिखा हुआ भैया R1 का स्क्वायर बट्टे R2 का स्क्वायर। तो बेटा ये तो कैंसिल हो गया, तो यहां से Q1 का मान निकाल लिया, Q R1 का स्क्वायर बट्टे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखोगे भाई यहां तक की कहानी को बेटा आप लोग ध्यान रखोगे। अब क्या निकालना है, उभयनिष्ठ विभव कहां निकालना है बेटा, इसके केंद्र पर। तो अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे भाई उभयनिष्ठ विभव, तो B बराबर B1 प्लस B2। उभयनिष्ठ विभव बेटा इस पर विभव B1, इसका विभव B2, बेटा दोनों को जोड़ दो। बेटा क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। किसी बिंदु पर विभव निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q अपॉन R। ठीक है, इसे Q1 मान लो, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R।
Q1 और Q2 के मान बेटा पुट करो, तो यहां से बेटा 1/4πε0 तो कॉमन ले लो, दोनों जगह से तो ये कॉमन आ जाएगा। अब क्या करो, Q1 का मान जो आपने निकाला वो लगाओ। आप बोले सर Q1 का मान ये रहा, लगाओ यहां पर, तो आप लगाओगे Q1 R1 का स्क्वायर बट्टे कोष्टक में बेटा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। लेकिन बेटा Q1 आवे से रहा ना, Q1 आवे से रहा, तो इसकी बेटा जो त्रिज्या है वो कितनी है, R1 है, तो आप इसको लगाओ बेटा यहां पर R1 प्लस, अब बेटा Q2 का मान कहां निकाला आपने, ये निकाला है, Q2 का मान लगाओ। Q2 का मान बेटा क्या है, Q R2 का स्क्वायर बट्टे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। और बेटा ध्यान रखना यहां पर Q2 आवे से रहा, इस पर वितरित है, तो इस गोले की त्रिज्या बेटा R2, तो आप बेटा यहां पर R2 लगाओ। चलिए, तो यहां से कहानी क्या होगी, यहां से स्क्वायर से R1 कैंसिल, स्क्वायर से R2 कैंसिल, ठीक है। चलिए, तो दोनों जगह से बेटा Q कॉमन ले लो, तो विभव B बराबर हो जाएगा 1/4πε0। Q कॉमन ले लोगे तो बेटा यहां पर क्या होगा, R1 बट्टे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस यहां पर बेटा बचेगा R2 बट्टे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा आपको समान हर दिखाई दे रहे हैं, तो अंशों को जोड़ दो, R1 प्लस R2, तो यहां से हो जाएगा B बराबर 1/4πε0 Q कोष्टक बेटा R1 प्लस R2 बट्टे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। चलिए, ये बेटा आपको पूछा गया था उभयनिष्ठ विभव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नोट कर लीजिए भाई। इसके बाद बेटा एक जबरदस्त टॉपिक है आपके सामने भाई, IRMS। आपसे बेटा पूछा जाएगा ट्रांसफार्मर, आपसे पूछा जाएगा बेटा अनुनादी आवृत्ति, आपसे पूछा जाएगा भाई एलसीआर सर्किट। ध्यान रखना, इनसे बेटा एक प्रश्न निश्चित बनता है। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बेटा एक से एक जबरदस्त क्वेश्चंस मिलेगा, घबराने की कोई बात नहीं है, सीधा बेटा बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। जो आपके थ्योरी पार्टिकल्स वाले हैं, जैसे बेटा आपका ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर थ्योरी है, आपका व्हीटस्टोन सेतु है जिसके अंदर थ्योरी है, उसके बाद आपका बेटा यहां पर ध्यान रखना है कि धारा मापी है जिसके अंदर थ्योरी है। तो थ्योरी वाले पार्टिकल्स की बेटा हम एक वीडियो बना देंगे, उसके अंदर बेटा ढंग से समझा देंगे कैसे लिखना है, ठीक है। चलिए, लेकिन अभी बेटा टॉपिक हमारे सामने जो 6वां दिखाई दे रहा है वो है धारा का वर्ग माध्य मूल मान। भैया किसे कहते हैं धारा का वर्ग माध्य मूल मान, समझो। यह बेटा धारा है, धारा का रूट मीन स्क्वायर, धारा का रूट मीन स्क्वायर बराबर, रूट का मतलब बेटा अंडर रूट होगा, रूट का मतलब क्या हो गया भाई, अंडर रूट होगा। मीन का मतलब उसका माध्यमान होगा, माध्यमान बेटा उसका जो औसत मान बेटा 0 से t तक I इंटू में dt बट्टे t, ठीक है। और धारा का ये रूट हो गया, ये उसका मीन, उसका माध्यमान हो गया, स्क्वायर बेटा धारा का वर्ग कर दो, हो गया बेटा धारा का वर्ग माध्य मूल मान। बेटा रूट हटाना है, रूट को हटाना है, आप बोलो सर दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप बोले सर जब हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा IRMS और इसके ऊपर स्क्वायर बराबर, जब वर्ग करोगे तो बेटा वर्ग से बेटा क्या होगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा 0 से t I स्क्वायर dt और बट्टे में बेटा कौन होगा, t। I हमारा प्रत्यावर्ती धारा है, तो I बराबर बेटा लगाओगे I नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर बेटा क्या लगाओगे, I नॉट साइन ओमेगा टी। चलो लगा दो बेटा यहां से, तो यहां से 0 से t, I नॉट, I की जगह बेटा लगाओ I नॉट साइन ओमेगा टी, बेटा इसके ऊपर स्क्वायर है, हमने भी स्क्वायर लगा दिया, इसके बाद dt लिखा है लिख दिया, बट्टे में t है हमने लिख दिया भाई, ठीक है। अब इसको और सॉल्यूशन करो बेटा, आगे आगे बेटा सॉल्यूशन करोगे 0 से t, बेटा यहां पर क्या होगा I नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बट्टे में बेटा यहां पर कौन है t और इनटू में कौन है dt। चलिए बाहर निकाल लो बेटा किस किस को, I नॉट स्क्वायर बट्टे t को बाहर निकालो, समाकलन होगा 0 से t का बेटा
किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में डी टी। ठीक है, अब कहानी क्या होगी, अब कहानी ये होगी बेटा, आपको एक फॉर्मूला बाबूजी, एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। कौन सा फॉर्मूला, कि बेटा यहां पर क्या ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर बेटा 1 माइनस के कॉस 2 थीटा बाई 2, कॉस 2 थीटा बाई 2। बेटा इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। यहां साइन के साथ बेटा थीटा कौन है, हमारा ओमेगा टी है, तो बेटा थीटा की जगह ओमेगा टी लगा दीजिए। चलो बेटा लगाओ, लगाओ भाई लगाओ। तो यहां से हो जाएगा आई आर एम एस इसके ऊपर स्क्वायर बराबर आई नॉट का स्क्वायर बट्टे बेटा टी समाकलन 0 से टी। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर बेटा क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस 2 बेटा थीटा की जगह ओमेगा टी और बट्टे में है 2 और इनटू में बेटा कौन है, डी टी है। इस 2 को बेटा उठाओ आगे लिख दो, 2 को उठाओ बेटा क्या लिख दो, आगे लिख दो। तो आई नॉट का स्क्वायर बट्टे टी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा फिर यहां पर होगा, आप क्या करो, 2 को यहां से बेटा नीचे से बाहर निकाल लिया, तो बेटा लिमिट लगा दो, आप लिमिट लगा दो। ठीक है, तो यहां पर जब लिमिट लगेगी कहां से, 0 से t तक, आप 1 का समाकलन करोगे dt के सापेक्ष, तो आपको मिलेगा बेटा t। उसके बाद माइनस कॉस बदल जाएगा बेटा साइन के अंदर, कॉस 2 ओमेगा टी बेटा बदल जाएगा साइन 2 ओमेगा टी में, बट्टे 2 ओमेगा टी का बेटा एक बार फिर से समाकलन करो तो बेटा ये बदल जाएगा ओमेगा 2 ओमेगा में। 2 ओमेगा को कहां ले लेंगे, नीचे ले लेंगे। अब क्या करना है, कैपिटल टी की स्मॉल टी की जगह बेटा कैपिटल टी रख के अपर लिमिट में से घटा दो लोअर लिमिट, यानी टी की जगह 0 रखकर। तो यहां से कहानी हो जाएगी आई नॉट का स्क्वायर बट्टे 2t। बेटा यहां पर इस टी की जगह लगाओ, टी की जगह लगाओ, स्मॉल टी की जगह लगाओ बेटा कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा, यहां पर बेटा स्मॉल टी की जगह लगाओ कैपिटल टी बट्टे 2 ओमेगा। ठीक है, मैं से घटा दो, टी की जगह 0 माइनस साइन 2 ओमेगा, टी की जगह बेटा 0 बट्टे बेटा 2 ओमेगा। ठीक है, अब कहानी क्या होगी, कहानी होगी आई नॉट स्क्वायर बट्टे 2t। समझो यहां पर बेटा अगर 2 पाई 2 ओमेगा का अगर 0 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 हो गया, और 0 साइन 0 का मान बेटा 0, तो ये बेटा पूरा टर्म बेटा 0 हो गया। तो यहां पर क्या होगा, t माइनस साइन 2 ओमेगा, और t बराबर बेटा होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। t बराबर बेटा क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना है ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ बराबर हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये आवृत्ति है, और आवृत्ति बेटा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, आवर्तकाल। n बराबर 1 अपॉन एफ, और एफ की जगह लगाओगे ओमेगा अपॉन 2 पाई ऊपर पहुंच जाएगा, और बट्टे में बेटा है 2 ओमेगा। यहां से बेटा ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो कहानी क्या बचेगी, आई नॉट का स्क्वायर बट्टे 2t कोष्टक के अंदर t माइनस साइन 2 दूनी 4 पाई बट्टे 2 ओमेगा। अब सुनो, साइन 4 पाई का मान बेटा 0 होता है, साइन 4 पाई का मान 0 होता है, तो बेटा ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा आई नॉट स्क्वायर बट्टे 2t, और इनटू में बेटा यहां t बचेगा, t से t कैंसिल, तो आई नॉट का स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है, ये निकाल लिया आई आर एम एस, इसके ऊपर स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट ले आओ, तो आई आर एम एस बराबर अंडर रूट में बेटा आई नॉट का स्क्वायर बट्टे 2। तो बेटा यहां से एक आई नॉट बाहर निकाल लो, तो यहां से हो जाएगा आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपॉन अंडर रूट में 2। इसी प्रकार अगर हमें बी आर एम एस लिखना होगा तो बी आर एम एस बराबर लिखोगे बी नॉट अपॉन अंडर रूट में 2। ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट बेटा आप लोगों के लिए, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। चलिए अगला जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका। इसके बाद बेटा जबरदस्त क्वेश्चंस बेटा आप लोगों को दिखाई दे रहा है 2003, 2007, 2018, 20, 22, 23 और 2026। ध्यान रखना भाई, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा 2026 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है, बोल रहा है बेटा एल लंबाई की एक तांबे की छड़
बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से अपने अक्ष के सिरे के प्रत्यय घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरे पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर 1/2 V ओमेगा L स्क्वायर। आओ समझते भैया, एक छड़ है बेटा, एक छड़ है, अपने अक्ष के प्रत्यय बेटा क्या करेगी, घूर्णन करेगी। एक सिरे के बेटा प्रत्यय कुछ इस तरीके से बेटा घूर्णन करेगी। एक सिरे के बेटा प्रत्यय कुछ इस तरीके से बेटा क्या करेगी, घूर्णन करेगी। अब बेटा जब ये बेटा पूरा घूर्णन कर जाएगी तो आप बोले सर ये पूरा घूम जाएगी तो ओमेगा, इसका पूरा कोणीय वेग क्या हो जाएगा, पूरा कोणीय वेग बेटा ओमेगा हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां पर इसका केंद्र ये O है और ये अक्ष है, इस अक्ष के प्रत्यय घूम रही है। छड़ की लंबाई बेटा क्या है, L है बेटा। इसकी जो प्रारंभिक पोजीशन है बेटा वो बिंदु A पर है। अभी ये छड़ बेटा कहां है, बिंदु A पर है। ठीक है, और बेटा ये घुमा दी, घुमा के बेटा इस छड़ को हम कहां ले आए, इस छड़ को बेटा हम ले आए बिंदु B पर। तो आप बोले सर ये पूरा जब घूर्णन कर जाएगी तो इसका पूरा कोणीय वेग ओमेगा होगा, पूरा होगा। लेकिन आपने तो बेटा इसे अल्पांश घुमाया है ना, तो इस ओमेगा के आगे लगा देंगे D। पूरे बेटा इस पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, तो बेटा आपने इसका कितना सा हिस्सा लिया, इस अल्पांश भाग को लिया है। चलिए आओ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं बेटा, समझो यहां पर कहानी क्या है कि बेटा यहां पर अगर हम 360 अंश यानी हम बोलते हैं बेटा 2 पाई, 360 अंश मतलब मैं क्या बोल दूं बेटा 2 पाई। 2 पाई का मतलब, पाई का मतलब 180 अंश, 2 पाई का मतलब 360 अंश का अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें, क्षेत्रफल निकालना चाहें बाबूजी, इसका हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो आप बोलोगे सर इस पूरे का क्षेत्रफल बेटा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इस पूरे का बेटा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। 360 अंश का पूरे का क्षेत्रफल बेटा पाई आर स्क्वायर। हम आपसे पूछना चाहेंगे बेटा एक अंश का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप बोलोगे एक अंश का क्षेत्रफल, आपसे बोला गया कि भैया 5 कलम की कीमत बाबूजी 10 रुपया है, पूरे 360 अंश को बेटा क्षेत्रफल इतना है। हमने पूछी बेटा एक कलम की कीमत कितनी है, तो आप बोलोगे सर 10/5 और आप बराबर कितना मिलेगी 2। तो मैंने बोला बेटा एक अंश का क्षेत्रफल, तो आप बोलो सर पाई आर स्क्वायर और बट्टे में बेटा 2 पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल कर दो तो एरिया बराबर बेटा कितना मिलेगा, आर स्क्वायर बट्टे 2। यहां तक कहानी क्लियर हो गई। अब आपसे बेटा पूछा है कि बेटा यहां पर जब एक कलम की कीमत बेटा 2 रुपया है, तो हम आपसे पूछेंगे बेटा कि बताओ 10 कलम की कीमत कितनी होगी, 10 कलम की कीमत कितनी होगी। तो आप बोलोगे सर 2 × 10 = 20। 360 अंश को क्षेत्रफल इतनो, एक अंश को क्षेत्रफल इतनो, तो डी ओमेगा का जो क्षेत्रफल होगा वो बेटा कितना, अब चूंकि अल्पांश भाग ले रहे पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ए, अल्पांश भाग का बेटा क्या होगा डीए बराबर बेटा यहां आर है पर ये दूरी बेटा आर नहीं है तो एल मानी है, तो बेटा 1/2 यहां एल स्क्वायर, 1/2 एल स्क्वायर। और बेटा यहां पर मैंने क्या बताया, आपको 10 का बताना है तो आपने मल्टीप्लाई किया था तो इनटू में बेटा क्या कर दोगे डी ओमेगा। आपको डी ओमेगा का क्षेत्रफल बताना है तो बेटा डी ए बराबर 1/2 एल स्क्वायर डी ओमेगा। अब क्या करेंगे हम बेटा देखेंगे भैया इसमें परिवर्तन हो रहा है, छड़ में क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन होगा तो बेटा यहां पर हम क्या करेंगे क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बेटा क्या होगा, परिवर्तन दर यानी dA/dt बराबर 1/2 एल स्क्वायर डी ओमेगा अपॉन dt। ठीक है, या तो बेटा समय के सापेक्ष क्या कर दो अवकलन कर दो। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा dA/dt बराबर 1/2 एल स्क्वायर और डी ओमेगा अपॉन dt बेटा ये क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा ओमेगा, पूरा क्या बन जाएगा भाई ओमेगा बन जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है,
चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर बी इंटू ए। हम क्या करें, टी के सापेक्ष क्या करते हैं भाई, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष क्या करते हैं भाई, अवकलन कर देंगे। जब अवकलन कर देंगे तो बेटा यहां पर हो जाएगा डी अपॉन डी टी, बेटा कौन है फाई बराबर डी अपॉन डी टी, और यहां पर कौन है बी इंटू में ए, बी इंटू ए। ठीक है, लेकिन हमें पता है डी फाई अपॉन डी टी प्रेरित विद्युत वाहक बली फैराडे के नियम में, फैराडे नियम में किसी कुंडली का जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कैसा होता है, समानुपाती। तो डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू ई बराबर, बेटा यहां पर बी को आगे लिख दो तो डी ए अपॉन डी टी, तो यहां से हो जाएगा ई बराबर बी इंटू में डी ए अपॉन डी टी, बेटा डी ए अपॉन डी टी 1/2 एल स्क्वायर ओमेगा। इसको बेटा ऐसे लिख दो ई बराबर 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। इसी को बेटा हमसे क्या करवाया था, सिद्ध करवाया था। क्वेश्चन जबरदस्त है। आप यहां पर बेटा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर लिख दिया, या आप यहां एक शब्द और लिख सकते हो समय के सापेक्ष बेटा यहां पर अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, चलिए इसकी शॉर्ट ले लीजिए भाई इसका। इसके बाद बेटा 8वां क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चंस बेटा आप लोगों के लिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आप लोग घबराना नहीं है, क्वेश्चंस को पहले पढ़िए कह क्या रहा है, उसके बाद जवाब दीजिए। क्योंकि कभी कभार बेटा आप लोग क्या करते हो, फिजिक्स के अंदर आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ा नहीं और तब तक डरा जाते हो, अरे पता नहीं क्या क्वेश्चंस दे रखा है। भाई पहले क्वेश्चंस को पढ़ा करिए ढंग से, उसके बाद तब जवाब दो, है ना। बोल रहा है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति बदलने पर प्रेरण प्रतिघात तथा धारती प्रतिघात में परिवर्तन ग्राफ को दर्शाइए। पहले एक बात बताओ बाबूजी, प्रेरण प्रतिघात का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेरण प्रतिघात को बेटा लिखते हैं एक्सएल से, ध्यान रखना। और भारतीय प्रतिघात को किससे लिखते हैं? भारतीय प्रतिघात बेटा इसे लिखते हैं एक्स सी से। पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सएल बराबर होता है बेटा ओमेगा एल और एक्ससी बराबर होता है 1/ओमेगा-c। इतना क्वेश्चन मिला यहां तक। लेकिन बेटा हमें पता है कि ओमेगा बराबर होता है बाबूजी 2πf। आवृत्ति यहां मिल रही है, नहीं मिल रही है? यहीं से बेटा संबंध बनेगा। तो एक्सएल बराबर बेटा ओमेगा की जगह लगाओ 2πf और इंटू में एल। तो एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बेटा लगा दिया, यहां लगाओ बेटा एक्स बराबर 1/ओमेगा की जगह लगाओ 2πf और इंटू में बेटा कौन है सी। आपको बेटा ये दोनों के दोनों संबंध मिल गए। हमें देखो यहां पर कहानी क्या है, यहां पर हमसे पूछा गया है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति एफ बदलने पर प्रेरण प्रतिघात यानी एक्सएल और धारती प्रतिघात यानी एक्ससी में परिवर्तन ग्राफ को दर्शाना है। देखो एक्सएल किसके आवृत्ति, एक्सएल बराबर है एफ के, लेकिन बराबर नहीं होता है बाबूजी, समानुपाती होता है। बराबर नहीं होता है भाई, समानुपाती होता है। और जब भी समानुपाती का बेटा चिन्ह मिलेगा, जब भी समानुपाती का चिन्ह मिलेगा तो इनके बीच में मिलेगी बेटा सरल रेखा। इधर रख दिया मैंने एक्सएल और इधर रख दिया बेटा हमने एफ को, ध्यान रखना है। तो आप बेटा एक्सएल का मान बढ़ाओगे एफ का मान बढ़ेगा, एक्सएल का मान घटा दोगे एफ का मान घट जाएगा बेटा, क्योंकि ये दोनों बेटा एक दूसरे के समानुपाती है। समानुपाती बेटा हमेशा ध्यान रखना, एक सरल रेखा बनानी है। कैसे बनानी भाई? एक सरल रेखा बनानी है। चलिए इसमें देखो एक्स सी बेटा बट्टे में एफ के, एक्स सी बट्टे में एफ के। बेटा बट्टे में नहीं होता, ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। बट्टे में नहीं होता भाई, क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। क्या होता है भाई? व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा। अर्थात ग्राफ बेटा कुछ इस तरीके से मिलेगा। ग्राफ आपको बेटा किस तरीके से? कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। एक मात्रा बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, एक मात्रा को बढ़ाओगे तो दूसरी बेटा घट जाएगी, और एक को घटाओगे दूसरी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बेटा ये ग्राफ पूछा था आप लोगों से, ध्यान रखना। दोनों को मैंने अलग अलग बना दिया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट लेना है इसका। इसके बाद बेटा एक जबरदस्त क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, सेलों का संयोजन, ठीक है।
क्योंकि आप लोगों को बेटा जो टॉपिक पढ़ा दिए हैं वो तो आप लोग लगातार रिवीजन कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ इसके साथ साथ एक्स्ट्रा नए क्वेश्चंस भी देखते चलिए। मैंने बोला आप लोगों को बेटा नए से नए क्वेश्चंस मिलेंगे, जबरदस्त क्वेश्चंस मिलेंगे, बस क्लास को अंत तक देखते रहना है। देखो अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन बेटा 3 प्रकार से आता है बोर्ड एग्जाम में। एक आता है बेटा कौन सा, श्रेणी क्रम संयोजन। एक बेटा आता है श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा बेटा आता है कौन सा भाई, समांतर क्रम संयोजन। तीसरा बेटा समांतर क्रम में, और चौथा तीसरा आता है बेटा मिश्रित। आप लोगों से ये क्वेश्चंस बेटा 2000 कब पूछा गया है, 24 के सेटों में देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है, 2024 के सेटों में देखने को मिलेगा। और ध्यान रखना अगर आप लोगों को बेटा हमने फिर बता रहा हूं 2023, 2024, 2025 के अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स चाहिए, इनकी वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए, आप लोग चाह रहे हो क्लास ये वाली आए, आप लोग चाहते हो 2023, 24, 25 के न्यूमेरिकल्स एक क्लास के अंदर फिनिश कर दिए जाएं, तो आप लोग कमेंट में एक बार यस सर को लिख देना और कम से कम बेटा कमेंट बेटा आप लोग 50 से ऊपर पहुंचा दीजिए। आप लोगों के सामने बेटा क्लास कल लग जाएगी, ठीक है। बस इतना काम आप लोगों का है कि 50 से ऊपर कमेंट बेटा आप लोग पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम बेटा इस क्वेश्चन को पहले करा रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोगों के ऊपर हमने छोड़ दिया है। चलिए सबसे पहले बेटा हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे बेटा कौन सा वाला, श्रेणी क्रम। पहला कौन सा पढ़ने वाले भाई, पहले बाबूजी नंबर ए पहला पढ़ने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम में बेटा क्या होगा, हम बेटा सेल को एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक जोड़ेंगे। मतलब पहले सेल की जो ऋण प्लेट है दूसरे सेल की धन प्लेट से, दूसरे सेल की ऋण प्लेट है तीसरे सेल की धन प्लेट से, तीसरे सेल की ऋण प्लेट है चौथे सेल की बेटा धन प्लेट से। इस तरीके से बेटा हम जोड़ते हुए चले जाएंगे। चलिए कैसे कैसे समझो। यहां पर बेटा सेल, इसका आंतरिक प्रतिरोध बेटा आर, ये बेटा यहां पर पहला सेल ले लिया, इसकी ये बेटा धन प्लेट, इसकी ऋण प्लेट, इसकी ऋण प्लेट से बेटा दूसरे सेल की बेटा धन प्लेट, और बेटा यहां पर ये आंतरिक प्रतिरोध। इसी तरीके से इस ऋण प्लेट को तीसरे वाले सेल की बेटा धन प्लेट से, और तीसरे बेटा इस तरीके से हम इसको जोड़ देंगे। कितने सेल को जोड़ देंगे बेटा, ऐसे हम n सेल को जोड़ देंगे, ठीक है, जिसका बेटा यहां पर और इसके बाहर इनसे बेटा एक हम जोड़ देंगे प्रतिरोध, ठीक है। ये बेटा इसका ये बाहरी प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, बाहरी प्रतिरोध हो जाएगा। आपको पता है सेल का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R, सेल का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R, ठीक है। ऐसे बेटा कितने सेल आपने जोड़े, कितने बार जोड़े, n बार, डॉट 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 डॉट, मतलब ये कितने बार जोड़े, n बार, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई श्रेणी क्रम में कौन समान रहता है और समांतर क्रम में कौन समान रहता है। तो आप लोग ध्यान रखना है बाबूजी, ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम में बेटा धारा समान रहती है, श्रेणी क्रम में बेटा धारा समान रहेगी। समांतर क्रम में कौन समान रहेगा भाई, विभव समान रहेगा, विभव समान। ध्यान रखना क्या बताया, श्रेणी क्रम में बाबूजी धारा समान रहेगी, विभव भिन्न भिन्न रहेगा, विभव भिन्न रहेगा। लेकिन बेटा समांतर क्रम में बेटा विभव समान रहेगा, धारा भिन्न रहेगी। आपको पता होना चाहिए। चलिए तो बेटा एक बात बताओ, ये तो बेटा हमारा कौन सा क्रम है, ये आप बोलोगे सर ये हमारा जो क्रम है वो श्रेणी क्रम है, और श्रेणी क्रम में ध्यान रखना डेरिवेशन को बेटा इधर कर दे रहा हूं। एक सेल का विद्युत वाहक बल, अगर हम आपसे पूछें बाबूजी बताओ एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, एक सेल का विद्युत वाहक बल, आप बोलो सर एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, एक सेल का विद्युत वाहक बल E है। आपने एक पंक्ति में बेटा कितने सेल जोड़े हुए हैं, आप बोलोगे सर n सेल जोड़े हुए हैं। मैं पूछे बेटा n सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, n सेलों का वाहक बल कितना होगा, आप बोलोगे सर इन सभी को क्या कर दो, जोड़ दीजिए, E1, इसे E' मान ले रहे, E1 प्लस E2
प्लस E3। ऐसे बेटा आपने कितने बार जोड़े हुए हैं बेटा? n बार। तो E1 का मान भी बेटा E है, प्लस E2 का मान भी E है, प्लस E3 का मान भी E है। ठीक है, ऐसे ही बेटा जो n सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसका मान भी बेटा कितना होगा? E डॉट 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 बेटा कितने बार? n बार। तो जब सब जोड़ोगे 1 2 3 4 कितने बार बेटा जोड़ोगे इसे? n बार। तो इसका संपूर्ण बेटा n सेलों का जो विद्युत भाग बल मिलेगा वो मिलेगा आपको n इंटू ई। मतलब सबके विद्युत भाग बल E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E कितने बार जोड़े आपने? n बार। तो n E। कहानी क्लियर हो गया? अब बेटा एक सेल का प्रतिरोध, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध बेटा एक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है आप बोलो सर स्मॉल r है। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कौन है? स्मॉल r। हमने बेटा पूरी पंक्ति में पूछ रहा हूं, पूरी पंक्ति का बेटा प्रतिरोध बताओ, पूरी पंक्ति का प्रतिरोध बताओ, यानी n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध r' बराबर। आप बोलोगे सर ये सबके सब श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में तो r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 डॉट 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 डॉट। कितने बेटा कितने सेल हैं? n सेल है तो n सेल का प्रतिरोध भी बेटा n ही हो जाएगा। ठीक है, अब मान लगा दो बेटा यहां पर r1 की जगह r2 की जगह r3 की जगह r डॉट 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 बेटा कितने बार लगाओगे यहां पर बेटा? n बार। सबको जोड़ोगे बेटा तो ये क्या मिलेगा? nr। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकाल लिया। इसके बाद और क्या पता आपको? बेटा आपको बाह्य प्रतिरोध पता है, आप लिखोगे सेल का बाह्य प्रतिरोध, सेल का बाह्य प्रतिरोध बेटा कितना है? आप बोले सर कैपिटल R है। हम पूछना चाहेंगे बाबूजी कुल प्रतिरोध बताइयो, कुल प्रतिरोध बताओ, तो आप बताइयो कि सर आंतरिक प्लस बाह्य, तो आंतरिक प्रतिरोध बेटा n R प्लस बाह्य प्रतिरोध बेटा कैपिटल R। ठीक है, ये बेटा हमने निकाल लिया कुल प्रतिरोध। आपको बेटा कुल विद्युत वाहक बल पता है। ठीक है, आपको बेटा कुल प्रतिरोध पता है, आप कुल धारा निकाल लो। क्या निकाल लोगे बाबूजी? कुल धारा निकाल लो। कुल धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बट्टे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। आप बोलो सर ये कहां से बन गया? आपने बेटा B बराबर बेटा पता है ना I इंटू R। आपको बेटा किसको निकालना? I को। तो R गुणा में दूसरे जाके भाग में, तो ऊपर रहेगा विद्युत वाहक बल बट्टे नीचे रहेगा प्रतिरोध। ठीक है, चलिए लगा दो यहां से। तो I बराबर कुल धारा मिल जाएगी, कुल विद्युत वाहक बल बेटा N ही है बट्टे कुल प्रतिरोध बेटा NR स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये बेटा आपको मिल गया कुल धारा। क्या मिल गई भाई? कुल धारा। लेकिन बेटा आपको इस परपथ से अधिकतम धारा चाहिए, तो आपको बेटा ये जो आंतरिक प्रतिरोध के कारण धारा के मार्ग में रुकावट हो रही है इसको नगण्य मान लीजिए, यानी इस कैपिटल R की तुलना में NR बेटा कैसा है? नगण्य मान लीजिए। तो आपको बेटा मैक्सिमम धारा मिल जाएगी, अधिकतम धारा मिल जाएगी। मतलब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बेटा क्या मान लो? नगण्य मान लो। तो आपको बेटा परपथ से बेटा कैसी धारा मिलेगी? अधिकतम धारा मिल जाएगी। तो NE और बट्टे जब NR को छोड़ दोगे तो बचेगा बेटा कैपिटल R। क्वेश्चंस महत्वपूर्ण था आप लोगों के लिए। चलिए, तो ये बेटा हमने किसको पढ़ लिया? ये हमने पढ़ लिया बेटा किसको? श्रेणी क्रम को। अब हम लोग अध्ययन करने वाले समांतर क्रम को। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। इसके बाद अगला भाई पढ़ने वाले हैं समांतर क्रम में। दूसरा बेटा B समांतर क्रम संयोजन। भाई आपसे क्या पूछेगा? भाई बताओ समांतर क्रम संयोजन में बेटा। ठीक है, तो सेलों का संयोजन बेटा 2023-24 में था। हो सकता है 2026 में आप लोगों के लिए प्रश्न देखने को मिले, क्योंकि बेटा किरचॉफ का नियम हर कोई तैयार करेगा, व्हीटस्टोन से तो हर कोई तैयार कर रहा है, ट्रांसफार्मर हर कोई तैयार कर रहा है। ठीक है, आप लोग बेटा कुछ अलग एडवांस क्वेश्चंस को तैयार करिए। जो तैयार है वो तो है, लेकिन उसके अलावा बेटा एडवांस क्वेश्चंस को भी तैयार करते रहिए। चलिए, समांतर क्रम में क्या होगा कि बेटा यहां पर
बेटा ऋण प्लेट को एक और धन प्लेट को एक बिंदु पे बेटा जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से समझो, कुछ इस तरीके से। अब कहानी क्या करनी है, ये बेटा जो ऋण प्लेटें हैं, इन ऋण प्लेटों को बेटा एक जगह बेटा इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है, और धन प्लेट को बेटा एक बिंदु से इधर इस तरीके से। ठीक है, सेल का विद्युत भागबल E, आंतरिक प्रतिरोध R, विद्युत भागबल E, आंतरिक प्रतिरोध R, विद्युत भागबल E, आंतरिक प्रतिरोध R, और इसके बेटा एक बाह्य परपथ में बेटा एक प्रतिरोध और जोड़ देते हैं जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है R, जिसका बाह्य प्रतिरोध क्या है R। ये बेटा परपथ से एक बाह्य प्रतिरोध को जोड़ दिया। आपने बेटा ऐसे कितने सेल जोड़ोगे, ऐसे बेटा आप इसमें बेटा n सेल जोड़ोगे। कितने सेल जोड़ोगे बेटा, n सेल। ठीक है, कितने सेल आप जोड़ोगे भाई, n सेल। ठीक है, सेलों की संख्या बेटा कितनी n। समांतर क्रम में बेटा कितने सेल जोड़ोगे, n सेल। समांतर क्रम में भाई कौन समान रहता है, आप बोलो सर विभव समान रहता है। समांतर क्रम में कौन समान रहता है भाई, विभव समान रहता है। प्रत्येक सेल का बेटा विद्युत भागबल समान रहेगा। ठीक है, मैं बोलूंगा भाई प्रत्येक सेल का विद्युत भागबल क्या है, ए है। मैंने बोला भाई आपसे, क्या बोला, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल बाबूजी क्या है, आप बोलोगे सर विद्युत वाहक बल, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है। मैं बोला फिर भाई आपसे प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। आपने जवाब दिया सर आंतरिक प्रतिरोध प्रत्येक सेल का स्मॉल r है। मैं पूछा बेटा सेलों की संख्या कितनी है, तो आप बोला n। सेलों की जो संख्या है भाई वो कितने हैं सेल भाई, n सेल है, बराबर n। ठीक है, लेकिन हमें बेटा क्या निकालना है, सेलों का कुल प्रतिरोध, सेलों का कुल प्रतिरोध। ठीक है, अब एक बात बताओ भैया ये किस क्रम में लगे हुए हैं, आप बोले सर ये समांतर क्रम में है। सेल हमारे समांतर क्रम में है, इसके साथ ये प्रतिरोध जुड़े ये भी समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में तो बेटा 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट डॉट। बेटा कितने सेल हैं आपके पास, n सेल है, तो n सेल के बेटा प्रतिरोध 1/r है। चलिए इसके बाद 1/r डैश बराबर 1/r1 की जगह r प्लस 1/r2 की जगह r, r3 की जगह r। ऐसे बेटा कितने बार लगाओगे, आप बोले सर n बार लगाएंगे। हर समान अंशों को जोड़ोगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे कितने बार जोड़ोगे, आप बोले सर n बार जोड़ देंगे। तो r डैश बराबर n/r। इसको पलट दो, ये भी पलट जाएगा, तो r डैश बराबर हो जाएगा r/n। ठीक है, ये हमने बेटा सेल का कुल प्रतिरोध निकाल लिया। ठीक है, अब हम बेटा पता है जो आपको सेल का बाह्य प्रतिरोध, सेल का बाह्य प्रतिरोध बेटा पता आपको बेटा कैपिटल R, तो आपको निकालना है सेल का, यहां पर बेटा कुल आंतरिक प्रतिरोध लिखना है। सेल का यहां पर क्या लिखना, कुल आंतरिक प्रतिरोध, सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध। यहां पर बेटा लिखना है सेल का कुल प्रतिरोध, सेल का कुल प्रतिरोध। तो आप बोलो सर आंतरिक प्लस बाह्य, आंतरिक प्लस बाह्य प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध बेटा कितना है, n/r, सॉरी यहां पर कैपिटल R/n प्लस बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R। इस n का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा r प्लस nr और बट्टे बेटा n। ये हमने निकाल लिया बेटा कुल प्रतिरोध। अब सेल का कुल विद्युत भागबल कितना हो जाएगा, सेल का कुल विद्युत भागबल, विद्युत भागबल आपको पता है एक सेल का विद्युत भागबल E है। ऐसे हमारे n सेल जुड़े हुए हैं और सबके सब बेटा समांतर क्रम में, तो सबका विद्युत भागबल समान रहेगा, तब भी बेटा कितना रहेगा, E रहेगा। अब हमें क्या निकाल लेनी है, परपथ से कुल धारा,
कुल धारा निकाल लेनी है। आप बोले सर I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बट्टे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बट्टे कुल प्रतिरोध। चलिए आप बोलोगे कि सर I बराबर हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल E रहेगा बट्टे कुल प्रतिरोध, बेटा आपको पता है R प्लस N इंटू कैपिटल R बट्टे N को ऊपर भेज दो तो I बराबर हो जाएगा NE बट्टे R प्लस N इंटू में R। ये बेटा हमने निकाल लिया कुल प्रतिरोध, लेकिन आपको बेटा चाहिए मैक्सिमम धारा। आपको क्या चाहिए? अधिकतम धारा। तो ये बेटा इनमें बेटा अधिकतम धारा चाहिए, तो अधिकतम धारा मिलने के लिए बेटा इस बाह्य प्रतिरोध को क्या मान लीजिए? नगण्य। भैया हमें अधिकतम धारा चाहिए तो इसको नगण्य मान लो बाह्य प्रतिरोध को। तो R की तुलना में NR बहुत ही सूक्ष्म है, इसलिए इसे नगण्य मान के छोड़ने पर तो आपको मिलेगी मैक्सिमम धारा बराबर NE और बट्टे बेटा यहां पर हो जाएगा R, बट्टे यहां हो जाएगा R। ठीक है, चलिए अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं मिश्रित संयोजन को। ठीक है, चलिए इसकी शॉट ले लीजिए भाई इसको। इसके बाद भाई अब समझने वाले हैं मिश्रित संयोजन को। ठीक है, चलिए आओ समझते हैं मिश्रित संयोजन को। आप क्या करोगे? इसमें बेटा सेल लोगे। ठीक है, एक पंक्ति लोगे इस तरीके से, श्रेणी और समांतर दोनों से मिलकर बनेगा। ये बेटा किससे मिलकर बनेगा? श्रेणी और समांतर से। ठीक है, ये कौन सी पंक्ति हो गई बेटा? ये आप बोलो, ये सर आपने सेलों को जोड़ा है, वो किसमें जोड़ा हुआ है? सेलों को भाई आपने जोड़ा हुआ है किसमें? श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में। सेल का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R, विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R, विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R। ऐसे आपने बेटा कितने सेल जोड़े हुए हैं? ऐसे आप बोलो सर ऐसे बेटा हमने n सेल जोड़े हुए हैं। ऐसे बेटा हमने कितने सेल जोड़े हुए हैं? n सेलों को जोड़ा हुआ है। ठीक है, श्रेणी क्रम में भैया हमने n सेल जोड़े हुए हैं। ठीक, अब आप क्या करो? ऐसी एक पंक्ति और लो। अब इनको किस क्रम में जोड़ दो? समांतर। ये पंक्तियां बेटा किस क्रम में लगा दो? समांतर क्रम में। इस तरीके से, इस तरीके से आप बेटा इस तरीके से। ठीक है, आपने बेटा ये पंक्तियां बेटा किस क्रम में लगा दी हैं? आपने ये वाली जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां किस क्रम में लगा दी आपने भाई? ये वाली तो बेटा श्रेणी क्रम में है, और बेटा इस पंक्ति को बेटा इसके समांतर बेटा ये लगा दी आपने किस क्रम में? ये समांतर क्रम में। और ऐसे बेटा कितनी पंक्ति हैं? ऐसी बेटा हमारी m पंक्ति है। कितनी पंक्ति है बेटा? ये m पंक्ति है। ये हमारी कितनी पंक्ति है बेटा? m पंक्ति है। ठीक है, श्रेणी क्रम में सेलों की संख्या कितनी है? n। श्रेणी क्रम में सेलों की संख्या कितनी है भाई? n। लेकिन बेटा जब आपने श्रेणी क्रम, उसके बाद जो आपने पंक्ति है, उन पंक्तियों को बेटा कितना जोड़ा हुआ है? समांतर क्रम में पंक्तियां m हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और इससे बेटा हमने जोड़ दिया एक बाह्य प्रतिरोध। इससे बाबूजी हमने किसको जोड़ दिया? एक बाह्य प्रतिरोध, जिसका बेटा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करूंगा इस श्रेणी क्रम में। पहले एक श्रेणी क्रम की कहानी बात कर रहे हैं। पहले किसमें बात कर रहा हूं भाई? श्रेणी क्रम की कहानी। श्रेणी क्रम में किसकी? एक पंक्ति की कहानी। एक पंक्ति की किसकी भाई बात करूंगा मैं? पहले एक पंक्ति की कहानी की बात करूंगा। ठीक है, अब सुनो, आप बोलोगे सर एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है बेटा? E है। एक सेल का विद्युत वाहक बल कितनी है? E है। अब मैं पूछे बेटा एक पंक्ति में, श्रेणी क्रम में एक पंक्ति में सभी सेल का विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल पूछे, कुल विद्युत वाहक बल पूछे। आप बोलोगे सर हो जाएगा n इंटू ई, क्योंकि ई बेटा जोड़ोगे, कितने बार जोड़ोगे? n बार जोड़ोगे तो बेटा क्या हो जाएगा? n ई हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक सेल का जो बेटा आंतरिक प्रतिरोध है बाबूजी, आंतरिक प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध बेटा क्या है? आप बोले सर आंतरिक प्रतिरोध R है एक सेल का, पर बेटा आपने ऐसे सेल को कितने बार जोड़ा है?
ऐसे सेल बेटा हमारे n बार जोड़े हैं, किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 बेटा कितने बार? rn बार। तो बेटा हम पूछेंगे सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध आप बोलोगे सर क्या हो जाएगा? nr। ठीक है, ये बेटा हमने एक श्रेणी की बात कर ली, श्रेणी, एक श्रेणी क्रम की कहानी की, एक श्रेणी क्रम में एक पंक्ति की कहानी। अब आपने बेटा इन पंक्तियों को किस क्रम में जोड़ा है? आपने जोड़ा भाई पंक्ति को बेटा किस क्रम में? आपने जोड़ा भाई इसको समांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़ा? समांतर क्रम में। ठीक है, तो हम बात करेंगे, अब सुनो, समांतर क्रम में बात करेंगे बेटा, किस में? समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में। ठीक, समांतर क्रम में क्या होगा? कौन समान रहता? आप बोलो सर विद्युत वाहक बल समान रहेगा। समांतर क्रम में कौन समान रहेगा? विद्युत वाहक बल समान रहेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि एक समांतर क्रम में एक पंक्ति का विद्युत वाहक बल, बेटा समांतर क्रम में एक पंक्ति का विद्युत वाहक बल, बेटा आपने क्या निकाला? एक पंक्ति में बेटा कितना विद्युत वाहक बल है? देखो यहां पर कितना है? Ne है। कितना है? Ne निकाला आपने। एक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल कितना निकाला था? Ne। ठीक है, एक पंक्ति का। अब बेटा यहां पर क्या होगा? आप पूछो बेटा समांतर क्रम में कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल आप बोलोगे सर Ne रहेगा। क्या रहेगा भाई? Ne ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि भैया समांतर क्रम में विभव समान रहता है। जो विद्युत वाहक बल बेटा इसका निकलेगा भाई इसका रहेगा, भाई इसका रहेगा, भाई इसका रहेगा। कितने बार रहेगा? जो भी m पंक्तियां उन सबका विद्युत वाहक बल बेटा यही रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद बेटा एक पंक्ति का जो आंतरिक प्रतिरोध निकला है, आंतरिक प्रतिरोध बेटा कितना निकला? एक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध बेटा कितना है? एक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध बेटा nr है। कितना है? nr है। कितना है? nr है। तो m पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध, m पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध बेटा, आंतरिक प्रतिरोध आप बोलोगे कि सर ये सब के सब समांतर क्रम में है, तो 1/r' बराबर, समांतर क्रम के लिए भैया ये लगाएंगे, श्रेणी क्रम के लिए r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3, समांतर क्रम में 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। बाबूजी कितने बार? आप बोलो सर m पंक्ति है तो m बार लगाओ, m पंक्ति है बाबूजी m बार लगाओ। ठीक है, चलिए लगाओ भाई यहां से 1/r बराबर r' बराबर 1/r1 की जगह r, r2 की जगह r, r3 की जगह r। बेटा कितने बार लगाओगे भाई? m बार। कितने बार लगाओगे? m बार। बेटा 1/r' बराबर, हर समान है, अंशों को जोड़ोगे कितने बार जोड़ोगे भाई? m बार। पलट दो तो r' बराबर हो जाएगा r/m। आपने बेटा निकाल लिया, आपने बेटा क्या निकाल लिया? इसका आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाल लिया। उसके बाद सेलों का जो बाह्य प्रतिरोध है वो बेटा क्या है? आपको कैपिटल R। तो आपसे बेटा मैं पूछे कुल प्रतिरोध कितना होगा? कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध आप बोलोगे सर आंतरिक प्लस बाह्य, तो आंतरिक प्लस बाह्य कुछ इस तरीके से, m का ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो mr प्लस r बट्टे बेटा कौन होगा? n। लेकिन बेटा यहां पर ध्यान रखना है, यहां एक गलती कर रहा हूं बेटा, यहां पर एक पंक्ति का जो आंतरिक प्रतिरोध बेटा nr है, कितना है बेटा? nr। तो बेटा यहां सब जगह बेटा क्या लगाओगे? nr। तो यहां पर बेटा कौन हो जाएगा? nr। तो यहां पर बेटा कौन होगा? nr होगा, n इंटू में r। ठीक है, क्योंकि भैया एक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध पता हमें, एक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध ये था, ऐसे m पंक्ति जोड़ी थी, तो इसमें भी बेटा nr, इसमें भी nr, इसमें भी nr बेटा। ठीक है, m बार जोड़ोगे बेटा तो यहां पर लगा देना। चलिए, तो बेटा ये हमने कुल प्रतिरोध निकाल लिया। हमने क्या निकाल लिया? कुल प्रतिरोध। ठीक है, अब हमें क्या निकाल लिए? धारा, कुल धारा। तो कुल धारा बेटा I बराबर, आप बोलोगे सर कुल विद्युत वाहक बल,
बट्टे कुल प्रतिरोध, ठीक है। तो आप बोलोगे I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बेटा कितना होगा Ne बट्टे कुल प्रतिरोध, आप बोलोगे सर Mr प्लस N इंटू R बट्टे में M। बेटा इस M को ऊपर भेज दो, तो I बराबर हो जाएगा M Ne बट्टे Mr प्लस NR, ठीक है। यहां तक की कहानी बेटा हमने कुल धारा की निकाल ली। क्या निकाल ली? कुल धारा। आपको चाहिए मैक्सिमम धारा, आपको चाहिए अधिकतम धारा, तो आपको पता होना चाहिए कि B बराबर होता है I अपॉन R, सॉरी B बराबर होता है बेटा I इंटू R, तो I बराबर हो जाएगा B अपॉन R। ध्यान रखोगे जब प्रतिरोध बेटा कम होगा तभी धारा का मान बढ़ेगा। यहां तो बेटा प्रतिरोध जुड़ रहा है, यहां पर प्रतिरोध क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो अगर हमें धारा का मान अधिकतम चाहिए तो हमें इसका मान कैसा करना होगा? न्यूनतम करना होगा। अर्थात इनके बीच में हमें चिन्ह कैसा लाना होगा? माइनस का लाना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हमें यहां पर बेटा देखो प्रतिरोध कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये प्रतिरोध जुड़ रहे हैं तो धारा का मान कम होगा। लेकिन हमें बेटा धारा का मान अधिकतम चाहिए तो बेटा हमें इसे न्यूनतम करना होगा। इसको क्या करना होगा? न्यूनतम करना होगा। तो उस स्टेप को समझाने वाले हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। इसकी शॉर्ट ले लो भाई यहां तक का। देखो भाई इसके आगे हमें क्या करना है? हमें भैया धारा का अधिकतम मान प्राप्त करना है। धारा का अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए, मान प्राप्त करने के लिए हमें किसका मान न्यूनतम करना होगा? Mr प्लस NR का मान न्यूनतम करना होगा। चलिए भाई चलो करते हैं। आपको पता है बेटा अंडर रूट में Mr माइनस अंडर रूट में NR इसका होल स्क्वायर, होल है तो क्या मिलेगा आपको? तो आप बोलोगे सर a स्क्वायर, स्क्वायर से बेटा अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा Mr प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर इसका करेंगे अंडर रूट हट जाएगा NR माइनस 2 अंडर रूट में a Mr और b हमारा कौन होगा? अंडर रूट में NR, ठीक है। ये माइनस का मान दूसरी ओर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो Mr माइनस अंडर रूट में NR इसका स्क्वायर, ये माइनस का मान बेटा दूसरी ओर जाके प्लस का हो जाएगा। 2 अंडर रूट में Mr इंटू में अंडर रूट में NR बराबर होगा Mr प्लस NR, ठीक है। अब कहानी क्या होगी? हमें तो भैया धारा का अधिकतम मान चाहिए ना, हमें इसको न्यूनतम करना होगा। तो Mr हमें इसको क्या करना होगा भाई? न्यूनतम करना होगा, इसको न्यूनतम करना होगा। तो Mr अंडर रूट में Mr माइनस अंडर रूट में NR, इसको हमें क्या करना होगा? न्यूनतम। ये माइनस का दूसरी ओर जाके बेटा किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा अंडर रूट में NR। यहां से अंडर रूट हट जाएगा तो बेटा बचेगा Mr बराबर N इंटू में R। यहां से R गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो Mr बट्टे R बराबर बेटा किसके हो जाएगा? N के। इस N का मान बेटा यहां लगा दो, आपको धारा का अधिकतम मान प्राप्त हो जाएगा। धारा का अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए M इंटू में N इंटू E बट्टे Mr प्लस N की जगह बेटा लगाओ Mr बट्टे R इंटू में R। ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां से Mr और Mr बेटा कितना हो जाएगा? 2Mr। तो MNE बट्टे 2Mr, M से M कैंसिल, तो I मैक्सिमम बराबर बेटा आपको मिलेगा N E बट्टे 2R, ठीक है। ये हमें धारा का अधिकतम मान प्राप्त हुआ। उम्मीद है भाई आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। और ध्यान रखना, अगर आपको बेटा 50 न्यूमेरिकल्स, अगर आपको 2023, 24, 25 के न्यूमेरिकल्स वन शॉट के अंदर देखने हैं वीडियो के साथ, तो आप लोग बेटा 50 से ऊपर कमेंट कर दीजिए। आज कल आप लोगों को बेटा न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए नोट करिए भाई यहां तक।